वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? करें स्टार्ट। हम डिस्कशन स्टार्ट करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ तक जितना अब तक हमने डिस्कशन किया है वहां तक आपकी प्रिपरेशन कैसी है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें। अच्छा देखिए, अगर किसी को फिर भी अगर कोई आप तक कोई क्लैरिटी नहीं है तो वो जो है वो डिस्कस कर सकता है बाद में। हम लेकिन जो है वो एक टॉपिक को नए टॉपिक के साथ डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सब चाहते हैं स्टार्ट करें हम? अच्छा जी, चलें। देखिए, हमने जो डिस्कशन किया लास्ट, वो डिडक्टिबल अलाउंसेस को हमने उस पर बात की थी। अब हम जो है वो एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन को स्टार्ट करें, टैक्स क्रेडिट के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है कि टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इस पे डिटेल में जो है वो डिस्कशन करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, फिर इसके बाद इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं।
चलें जी, स्टार्ट करें हम। सब मेरे साथ हैं, डिस्कशन स्टार्ट करें। अच्छा जी, देखिए अब यहाँ पे सुनेंगे, अब जो लिख रहा है प्लीज मेरे साथ चलेगा, क्योंकि ये बड़ी एक बेसिक डिस्कशन है और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप समझें हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ये पार्ट है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप पास पेपर देख लें तो हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर आपको टैक्स क्रेडिट्स पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा थ्योरी के अंदर भी पूछा जाता है। ठीक है, जब हम पास पेपर्स देखेंगे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि उसमें थ्योरी के अंदर भी ये चीजें पूछी गई हैं। एनीवेज, करें डिस्कशन स्टार्ट करें हम। अच्छा, देखिए अब टैक्स क्रेडिट्स की जब हम बात करते हैं, सुनेंगे सब यहाँ पे। देखिए टैक्स क्रेडिट्स क्या चीज़ है, आपको याद होगा कि हमने जो इनिशियल डिस्कशंस कुछ किए हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने ये बात की थी कि डिडक्शन क्या होती है, डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है, ठीक है, लॉसेस क्या होते हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस क्या होती हैं, टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं। तो वो सारी बातें तो अपनी जगह। अब हम बात करें कि भाई टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं। तो उस वक्त भी हमने एक बात कही थी, हमने कहा था भाई है बेनिफिट की नेचर का। मतलब बेनिफिट की नेचर का मतलब क्या है, कि हमने कहा भाई ये एक ऐसा बेनिफिट है जो आपको लॉ प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इससे होगा क्या? हमने कहा इससे अल्टीमेटली होगा कि मेरी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कम होगी। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होगा कि टैक्स क्रेडिट जो है वो टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। सही है। तो अब मैंने कहा कि भाई इसका मतलब ये हुआ जो भी टैक्स लाइबिलिटी है। अच्छा भाई, टैक्स लाइबिलिटी कैसे आएगी? हमने कहा टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट। ठीक है, तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब इसमें से मैं टैक्स क्रेडिट्स को माइनस करूं। ठीक है, अच्छा भाई अब माइनस किस तरह से करूं? तो उसने कहा भाई टैक्स क्रेडिट्स दो तरह के होते हैं, एक बेनिफिट्स या रिवॉर्डिंग नेचर का होता है, और दूसरा वो टैक्स है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया होता है। ठीक है, बेनिफिट्स और रिवॉर्डिंग नेचर का क्या मतलब है, कि भाई कोई अच्छा काम किया है आपने, उसके अगेंस्ट वो आपको चाहता है कि आपकी लाइबिलिटी को कम कर दे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भाई आप फुल टाइम टीचर हैं, ठीक है, या आप फुल टाइम रिसर्चर हैं। ठीक है, तो इसमें उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं जो इस तरह के टीचर्स हैं जो फुल टाइम बेसिस के ऊपर टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान को सर्व करें, ठीक है, कम्युनिटी को सर्व करें, तो मैं उनको इनकरेज करूँ। अच्छा, इनकरेज कैसे करूँ? मैं उनकी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर दूँ। ठीक है, तो ये क्या है, उस भाई आपने कोई मतलब अच्छा काम किया, उसके अगेंस्ट उसने आपको बेनिफिट दिया। इसी तरह से आपने कोई डोनेशन दिया। ठीक है, डोनेशन दिया आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन आपको लॉ कह रहा है कि भाई आपने क्योंकि एक अच्छा काम किया, उसके अगेंस्ट मैं क्या करूंगा, आपकी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर दूंगा। ठीक है,
इसी तरह से आपने जो है वो फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स की शेयर्स के अंदर, ठीक है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की रिटर्न तो आपको मिलना है, ठीक है। उसने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ इन लोगों को इनकरेज करूँ कि वो इन्वेस्टमेंट्स करें, सेविंग कल्चर को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई मैं आपको, अगर आप एक्स जगह पे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो मैं आपको जो है वो इसके अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से उसने डिफरेंट तरह के जो है वो रिवॉर्डिंग नेचर के, बेनिफिशियल नेचर के आपको टैक्स क्रेडिट्स प्रोवाइड किए। अच्छा, अब ये टैक्स क्रेडिट्स दिए हुए कहाँ है, ठीक है। तो आपको ये भी याद होगा कि जो है वो सेकंड शेड्यूल के चार पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर, ठीक है। पार्ट वन के अंदर क्या बात करते हैं हम, पार्ट वन के अंदर हम ये बात करते हैं एग्जेम्पशंस फ्रॉम टोटल इनकम, ठीक है, याद होगा सबको। पार्ट टू में हम क्या बात करते हैं, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, ठीक है। पार्ट थ्री जो है वो कहता है कि उसकी जो हेडिंग है वो कहता है रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। यानी पार्ट थ्री क्या है, उसने कहा कि भाई रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, यानी ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड शेड्यूल के पार्ट थ्री के अंदर। अब जब मैं कहता हूँ रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपसे यही कह रहा था ना, टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं, जो टैक्स लाइबिलिटी को कम करते हैं। अब वो इसे टैक्स क्रेडिट नहीं कह रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं, रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है कि मैं अगर आपको टैक्स क्रेडिट कहूँ या मैं आपसे कहूँ रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? देखिए, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक डिफरेंस है, ठीक है। एक एक पहला बेसिक डिफरेंस तो ये है कि भाई ये जो रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी है ना, ये सेकंड शेड्यूल पार्ट थ्री में गिवन है। जहाँ जहाँ वो कहते हैं रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, वो कहाँ गिवन है, सेकंड शेड्यूल पार्ट थ्री में। और कुछ टैक्स क्रेडिट्स वो हैं कि जो वो सेक्शंस में मेंशन करता है, ठीक है। कुछ कुछ टैक्स क्रेडिट्स वो हैं जो बेनिफिशियल और रिवॉर्डिंग नेचर के, वो सेक्शंस में मेंशन करता है। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने नीचे डिफरेंस भी लिखे हैं, देखेंगे यहाँ पे। क्या दोनों टैक्स क्रेडिट है? यस, दोनों टैक्स क्रेडिट है। अभी हमने कहा कि भाई टैक्स क्रेडिट है, चाहे वो रिडक्शन टैक्स लायबिलिटी हो चाहे वो। दूसरा डिफरेंस क्या है भाई, एक जो है वो बाय नेम टैक्स क्रेडिट है। जब आप यहाँ जाएंगे तो वो कहेगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल फॉरेन टैक्स क्रेडिट, देखा है ना, आया टैक्स क्रेडिट आ गया ना, नाम आ गया। अच्छा भाई, फिर ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट आ गया, दूसरा नाम भी आ गया, ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट आ रहा है अपने नाम में इसके, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। यानी जो दूसरा आपके पास टाइप है उसके अंदर, यानी जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर क्या, हमने कहा भाई एक बाय नेम टैक्स क्रेडिट है और दूसरा बाय नेम टैक्स क्रेडिट नहीं है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम जो डिफरेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दोनों टैक्स क्रेडिट है, लेकिन एक जो है वो बाय नेम टैक्स क्रेडिट नहीं है, दूसरा बाय नेम टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। अच्छा भाई, और आगे चलते हैं, हमने एक और डिफरेंस बताएं। अगर टैक्स क्रेडिट जो है वो टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा हो जाए तो क्या क्रिएट होता है, रिफंड क्रिएट होता है, ठीक है। ऐसा ही है ना भाई, अगर मेरा टैक्स क्रेडिट ज्यादा है, टैक्स लाइबिलिटी कम है, तो क्या क्रिएट होता है? ठीक है, टैक्स 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 रिफंड क्रिएट होता है ना। अब लॉ कह रहा है कि यार देखिए, फॉर एग्जाम्पल सुनेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी टैक्स लाइबिलिटी है 100, ठीक है। आपने डोनेशन दिया जिसकी वजह से आपका टैक्स क्रेडिट आता है 200, तो क्या इस केस में आपको रिफंड मिलना चाहिए? फिर सुने, मैं कह रहा हूँ आपकी टैक्स लाइबिलिटी 100, आपने डोनेशन इतना ज्यादा दे दिया कि आपका टैक्स क्रेडिट बन जाता है 200। तो अब इस केस में क्या आ गया, -100 आ रहा है, तो क्या ये रिफंड मिलेगा आपको? कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि वो कह रहा है देखो,
बेनिफिट और रिवॉर्डिंग नेचर का तो है, तो इतना फ्री नहीं कराएंगे कि हम आपको पैसे देना स्टार्ट कर दें। टैक्स रिफंड का मतलब क्या है कि टैक्स पेबल का मतलब ये था कि टैक्स पेयर जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को पैसे दे रहा है। अब टैक्स रिफंड का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स पेयर को पैसे दे रही है। ठीक है। अच्छा भाई, क्यों दे रही है? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं। क्यों दे रही है? क्योंकि उसने डोनेशन दे दिया। क्यों दे रही है? क्योंकि वो फुल टाइम टीचर है भाई। तो उसने कहा इतना, इतने मजे नहीं आ रहे, ठीक है, हम आपको इतना फ्री नहीं कराएंगे। फ्री कराएंगे किस एक्सटेंड तक? आपकी टैक्स लाइबिलिटी तक। ये टैक्स लाइबिलिटी जीरो तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन बेनिफिशियल और रिवॉर्डिंग नेचर ऑफ टैक्स क्रेडिट की वजह से नेगेटिव नहीं हो सकती किसी भी केस में। डोनेशन तो मैं एग्जांपल दे रहा था ना। किसी भी लिखा है ना मैंने, देखें, अगर टैक्स क्रेडिट टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा है तो टैक्स रिफंड आता है। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बेनिफिट्स और रिवॉर्डिंग नेचर के टैक्स क्रेडिट्स हैं। आते हैं। अभी अभी यहाँ पे रहे हसन, अभी यहाँ पे रहे। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या टैक्स क्रेडिट एफटीआर और एमटीआर, एनटीआर नहीं, एमटीआर, एमटीआर के अगेंस्ट अलाउ होगा या नहीं होगा? तो उसने कहा देखो, बेनिफिशियल और रिवॉर्डिंग नेचर का जो टैक्स क्रेडिट होता है वो कभी भी एफटीआर और एमटीआर के अगेंस्ट अलाउ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो कैरेक्टरिस्टिक एनटीआर का है, आपको याद है ना। एनटीआर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसमें हमने कहा था टैक्स क्रेडिट होता है, यस होता है, लेकिन एफटीआर और एमटीआर में तो नहीं होता। तो उसने कहा कि भाई, लेकिन अगर कहीं किसी सेक्शन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि भाई ये एफटीआर और एमटीआर के अगेंस्ट भी मिलेगा तो मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि बेनिफिशियल और रिवॉर्डिंग नेचर का टैक्स क्रेडिट जो है वो एफटीआर और एमटीआर के अगेंस्ट अलाउड नहीं होता। ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी सेक्शन में कहीं लिखा है कि भाई ये वाला टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो चले एक्सेप्शन क्रिएट हो सकती है, लेकिन जनरली जो है वो एफटीआर और एमटीआर के अगेंस्ट आपको ये क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता। ठीक है। अच्छा भाई, क्या कैरिड फॉरवर्ड या कैरिड बैक हो सकता है? ठीक है, उसने कहा नहीं, टैक्स क्रेडिट जो है वो कैरीड फॉरवर्ड और कैरीड बैक का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं पूरा क्लेम नहीं कर सका तो क्या मैं नेक्स्ट ईयर इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? उसने कहा नहीं। हाँ, अगर किसी सेक्शन में स्पेसिफिकली लिखा है तो ये हो सकता है, वरना फिर जो है वो ये भी अवेलेबल नहीं है। मेरे साथ है? यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा भाई, बेनिफिशियल और रिवॉर्डिंग नेचर के टैक्स क्रेडिट जो है वो दो जगह पे लिखे हुए हैं। एक सेकंड शेड्यूल पार्ट 3 में लिखा हुआ है, जैसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, और दूसरा कहाँ पे मेंशन्ड है? सेक्शन में मेंशन्ड है। ठीक है दोनों टैक्स क्रेडिट्स, लेकिन एक बाय नेम टैक्स क्रेडिट नहीं है, दूसरा बाय नेम टैक्स क्रेडिट है। दोनों में टैक्स रिफंड्स क्रिएट नहीं हो सकते। दोनों एफटीआर और एमटीआर के अगेंस्ट अलाउड नहीं होंगे अनलेस स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड। दोनों जो है वो कैरीड फॉरवर्ड और कैरीड बैक नहीं होंगे अनलेस स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड। ठीक है, यहाँ तक सब साथ है। देखिए हुजैफा, नदीम साहब कह रहे हैं कि सर बाय नेम वाला पॉइंट क्लियर नहीं है। देखो, बाय नेम का मतलब क्या है, मैंने अभी दिखाया ना। देखो, फुल टाइम टीचर, कहीं इस नाम के अंदर टैक्स क्रेडिट आया? फुल टाइम टीचर, फुल टाइम टीचर अलाउंस फॉर एग्जाम्पल, नहीं आया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ फॉरेन टैक्स क्रेडिट, क्या इसके अंदर टैक्स क्रेडिट आया? वर्ड टैक्स क्रेडिट नजर आ रहा है? ये डिफरेंस है। ठीक है, कि है दोनों टैक्स क्रेडिट, एक में वो वर्ड टैक्स क्रेडिट यूज करता है, दूसरे में वर्ड टैक्स क्रेडिट यूज ही नहीं करता। दूसरे में कहता है ये, इसको कह दो रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, डोनेशन आगे आएगा, अभी समझाने की जरूरत नहीं है, डोनेशन का पूरा टैक्स क्रेडिट है जो आगे आएगा। अच्छा, बिल्कुल याश, ऐसे ही है ना सर, बेनिफिट में टैक्स क्रेडिट, टैक्स रिफंड क्रिएट नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने लिखा हुआ भी है। सर कैरी फॉरवर्ड और कैरीड बैक में क्या डिफरेंस है, ये बताते हैं शजीद साहब। देखें, कैरीड फॉरवर्ड और कैरीड बैक, कैरीड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, क्या मैं इसे, अगर मैं फॉर एग्जांपल, आपको लॉस का याद है ना, लॉसेस याद है जो हमने थोड़े बहुत डिस्कस किए हैं, कैपिटल गेन्स के अंदर डिस्कस किया था, याद है ना। तो भाई, अगर पूरा लॉस एक साथ क्लेम नहीं हो सकता तो क्या कैरीड फॉरवर्ड हो सकता है? जहाँ लिखा है वहाँ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अगर पूरा टैक्स क्रेडिट एक साथ क्लेम नहीं हो सकता तो क्या
आप जो है वो नेक्स्ट ईयर से क्लेम कर सकते हैं। उसने कहा नहीं कर सकते अनलेस स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड। ठीक है। कैरिड फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे लेके जाना, कैरिड बैक का मतलब होता है पीछे लेके जाना। उसने कहा ना आगे लेके जा सकते ना पीछे लेके जा सकते अनलेस स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड। ठीक है भाई, अलर्ट रहें। इतनी दफा ये प्लीज मेरे साथ चलेंगे। अब ये नया पॉइंट आ गया, सनली साहब कह रहे हैं सर ये रिफंड वाली बात फिर से रिपीट कर दें। मैं आपके लिए कर देता हूँ लेकिन यहाँ पे प्लीज फोकस करें। टैक्स क्रेडिट्स क्या टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा होंगे, तो क्या बेनिफिट्स और रिवॉर्डिंग नेचर के अंदर टैक्स रिफंड क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमने कहा कि भाई अगर आपके पास टैक्स लाइबिलिटी 100 की, आपका टैक्स क्रेडिट होता है बेनिफिशियल नेचर वाला 200 का। ठीक है, तो क्या इससे एज अ रिजल्ट टैक्स रिफंड क्रिएट होगा? हमने कहा नहीं होगा। मैक्सिमम किस एक्सटेंट तक मिल सकता है? टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, यानी टैक्स लाइबिलिटी को जीरो तो कर सकता है। यही बात हमने डिडक्टिबल अलाउंस में भी कही थी कि भाई वो टोटल इनकम को जीरो टैक्सेबल इनकम को जीरो तो कर सकता है लेकिन टैक्सेबल इनकम को नेगेटिव नहीं कर सकता। याद है ना सबको? अच्छा, ये उवेश मर्चेंट साहब क्या लिख रहे हैं, मतलब अगर नाम में टैक्स लाइबिलिटी होगा तो भी रिडक्शन नहीं होगी? क्या कह रहे हैं भाई? क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? एनीवेज, अच्छा अब सुनेंगे, इधर आए। अब हमने कहा भाई देखें टैक्स क्रेडिट्स दो तरह के होते हैं ना। एक आपके पास बेनिफिशियल और रिवॉर्डिंग नेचर के, और दूसरा कौन सा है? जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर हो। ठीक है। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर का क्या मतलब है कि मैंने जो विदहोल्डिंग टैक्स दिया, मोबाइल पे दिया, इलेक्ट्रिसिटी पे दिया, डिफरेंट चीजों के ऊपर मैंने जो टैक्स अपना विदहोल्ड करवाया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा भाई टैक्स लाइबिलिटी मेरी फॉर एग्जांपल 100 है, और विदहोल्डिंग टैक्स मेरा इस साल के अंदर कितना कलेक्ट हो गया ड्यूरिंग द ईयर, मैंने कहा 50। तो अल्टीमेटली पेबल कितना हो गया? 50। दूसरे केस के अंदर मैंने कहा टैक्स लाइबिलिटी 100 और विदहोल्डिंग टैक्स है वन वन, मतलब 100 का, यानी जितनी लाइबिलिटी है उतना मेरा विदहोल्ड भी हो गया, तो क्या मैं पे करूंगा? नहीं, पे नहीं करूंगा। अच्छा भाई, लेकिन तीसरे केस में क्या है कि मेरी 100 की लाइबिलिटी है, विदहोल्ड हो गया 200 का, तो मेरा टैक्स रिफंड क्रिएट हो रहा है 100 का। क्या यहाँ रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई कह रहा है मिलेगा, कोई कह रहा है नहीं मिलेगा। भाई क्यों नहीं मिलेगा? ये मेरा ही पैसा है जो मैंने ड्यूरिंग द टैक्स ईयर दे दिया। ठीक है, और मेरी अल्टीमेट टैक्स लाइबिलिटी बनती है 100, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इस केस के अंदर ये रिवॉर्डिंग नेचर का थोड़ी है। भाई आपने ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 200 रुपीज का टैक्स दे दिया, जबकि आपकी टैक्स लाइबिलिटी पूरे साल की बनती कितनी है? 100 रुपए की। तो ये जो लाइबिलिटी है ये तो हमने उस वक्त भी एफटीआर के टाइम पे भी डिस्कस किया था। ये पता कब चल रही है? तो साल के आखिर में पता चल रही है। और ये कब कलेक्ट हो गया? ये ड्यूरिंग द ईयर कलेक्ट हो गया। तो जब मैं साल के आखिर पे देख रहा हूँ मेरी लाइबिलिटी बन रही है 100 की, जबकि मेरा विथहोल्ड हो गया 200, तो मुझे 100 रुपए का रिफंड यहाँ पे मिलेगा।
एग्जैक्टली बिल्कुल सही है कि रिफंड जो है वो WHT के ऊपर मिलेगा। देखें इसको समझ लेना, अगर आप कोई चीज पे कर रहे हैं, ठीक है, तो रिफंड क्रिएट होगा, उस चीज की वजह से रिफंड क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई बेनिफिशियल नेचर का टैक्स क्रेडिट है, उसकी वजह से जो है वो टैक्स, सिंपल सी बात है ना, अगर मेरा टैक्स जो है वो लेट से मोबाइल फोन पे कलेक्ट हो गया, तो मेरा पैसा था ना जो कलेक्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरे एंड पे क्या है, आपने डोनेशन दिया, तो डोनेशन डोनेशन देना सवाब का काम है, ठीक है। आपने कोई पैसे तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिए, गवर्नमेंट को थोड़ी दिए, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि यार आपने अच्छा काम किया, इसलिए हम आपको क्या देंगे, हम आपको टैक्स क्रेडिट देंगे। लेकिन क्या इस टैक्स क्रेडिट की वजह से रिफंड क्रिएट होगा? नहीं, बिल्कुल भी जो है वो रिफंड क्रिएट नहीं होगा। 1 मिनट दे, मैं इसको चार्ज पे लगा दूं। सब साथ हैं यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, ये क्वेश्चन ये आया है कि सर ये जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है, ये बेनिफिट किस तरह हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेनिफिट है ही नहीं। ये तो मेरा ही पैसा है, मैंने कहाँ बेनिफिट लिखा है? मैं तो लिखा ही नहीं बेनिफिट, बेनिफिट तो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, सब साथ है ना, घबरा तो नहीं रहे? अच्छा भाई, अब इन्होंने सवाल ये पूछा है कि सर तो टैक्स क्रेडिट में क्यों आ रहा है, जब ये बेनिफिट नहीं है तो टैक्स क्रेडिट में क्यों आ रहा है? तो भाई एक बात बताए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इसको जीरो कर देता हूँ, ये 100 है, और मैं इसको जीरो कर देता हूँ, तो क्या आप फिर आखिर में, पूरे साल के आखिर में 100 पे करें फिर? ठीक है भाई, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपने ड्यूरिंग द टैक्स ईयर डिफरेंट जगहों पे, इलेक्ट्रिसिटी पे आपसे टैक्स लिया, एयर टिकट्स पे आपसे टैक्स लिया, आपसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लिया, ठीक है, अलग अलग जगहों पे उसने टैक्स विथहोल्ड किया। अब साल खत्म हुआ, साल खत्म हुआ, आपने कहा मैं देखूं जरा मेरी इनकम कितनी है, इनकम देखी आपने, उसके बाद आपने टैक्स रेट लगाया, आपकी 100 की लाइबिलिटी आ गई। अब आपने कहा कि भाई विथहोल्डिंग तो मैं लूंगा नहीं, ठीक है, तो मैं अल्टीमेटली क्या हो गया, 100 का पे करें फिर? ठीक है। हमने कहा ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है ना, कि आप ही का टैक्स है, आप ले नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आप इसको जितना आपका टैक्स कलेक्ट हुआ उसको क्लेम करें, तो क्लेम करने की वजह से क्या होगा, आपका ये अमाउंट जो है वो कम होगा। कम होगा, जीरो हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, उसने कहा किसी भी फॉर्म के अंदर हो, तो वो आपको अगर नेगेटिव भी हो जाएगा तब भी वो आपका अमाउंट था। क्यों? क्योंकि आपकी बनती लाइबिलिटी कितनी है, 100 रुपए की, आपने दे दिया है ज्यादा, ठीक है, तो अब आपको बाकी वापस मिलना चाहिए। अच्छा, अब इधर है, बिल्कुल अजर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा इधर है, अब ये शर्जील ने प्रैक्टिकल सवाल पूछ लिया है, सर टैक्स रिफंड मिलते भी हैं, ठीक है, देखिए ये तो आपको पता है कि देखें, लॉ में तो लिखा हुआ है ना, ठीक है, मिलना ना मिलना एक अलग मसला है, ठीक है, लेकिन लॉ में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली रेयरली मिलते हैं। असल हम क्लेम करते हैं, हम क्लेम करते हैं, गवर्नमेंट असेस करती है सर, FBR असेस करता है। आगे बढ़ जाए भाइयों और बहनों, आगे बढ़ जाए।
आगे मूव करें। अजहर रजा बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जी, इधर आ जाएं, आगे बढ़ जाएं। आप मेरे साथ हैं, सब आवाज आ रही है? कोई किसी को कोई मसला तो नहीं है? तो देखिए, ऑनलाइन वैसे भी जो है वो अ, जिस तरह से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, मतलब समझ नहीं आते का मतलब ये है कि ये ऑनलाइन सिस्टम समझ नहीं आता, मजा नहीं आता बेसिकली पढ़ने में, इस तरह से हमें पढ़ाने में भी जो है वो मजा नहीं आता। ठीक है, ऐसा लग रहा होता है बस स्क्रीन से हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो एनीवेज, ठीक है, अब जब तक फिजिकल जो है वो रिज्यूम नहीं हो जाती। नहीं तो एआरडीटी से लेंगे तो क्या फायदा होगा, स्टूडेंट्स थोड़ी बैठे होंगे वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब सुनेंगे यहाँ पे। देखिए, अब आपके पास जो है वो टैक्स लाइबिलिटी में अब इधर आ जाए, अब इसकी स्ट्रक्चर की जरा बात कर लें। ठीक है। देखिए, टैक्स लाइबिलिटी में से यानी टैक्स क्रेडिट्स माइनस होंगे, सुने सुने इधर है। टैक्स लाइबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट्स माइनस होंगे। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी सेकंड शेड्यूल पार्ट 3। ठीक है। पहले मैं रीड करता हूँ आपके लिए, फिर समझाता हूँ। अच्छा भाई, पहले सबसे पहले क्या माइनस करना है, रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, कौन सा वाला, जो सेकंड शेड्यूल पार्ट 3 में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा भाई, जब इसको माइनस कर दिया तो अब आपके पास एक अमाउंट आ गई, उसमें से क्या माइनस कर दें, फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस कर दें। अच्छा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट को माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट रह गई उसमें से क्या माइनस करते हैं, ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट्स माइनस करते हैं। इससे बहुत सारे क्रेडिट्स हैं, सेक्शन 61 से लेके 65 ई तक, जो हम देखेंगे, जो आपके एग्जाम के मतलब कोर्स का पार्ट है। अच्छा, फिर इसमें से जो अमाउंट बच गई उसमें से क्या माइनस करते हैं, एडवांस टैक्स और एडजस्टेबल विदहोल्डिंग टैक्स माइनस करते हैं। ठीक है। तो अब अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, टैक्स पेबल आएगा या टैक्स रिफंडेबल आएगा। अब मैं यहाँ से एक दो सवाल करता हूँ। पहला सवाल ये मुझे ये बताएं कि मैं एडवांस टैक्स और एडजस्टेबल विदहोल्डिंग टैक्स सबसे आखिर में माइनस क्यों कर रहा हूँ। भाई मैं इसको सबसे पहले माइनस कर देता हूँ।
नहीं, रीजन रीजन अच्छा रीजन चाहिए कि भाई मैं एडवांस टैक्स एडजस्टेबल विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो सबसे लास्ट में क्यों माइनस कर रहा हूँ, सबसे पहले क्यों नहीं करा। देखें इसका रीजन क्या है कि अगर मैं सबसे पहले ही माइनस कर दूंगा तो भाई लास्ट वाला तो वो है कि जिसकी वजह से रिफंड भी क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर सबसे पहले क्लेम कर लिया और आपके पास कुछ टैक्स लायबिलिटी बची नहीं तो आपके ये टैक्स क्रेडिट जाया हो जाएंगे। ऐसा ही है ना। अब भाई देखें, ये एडवांस टैक्स और एडजस्टेबल विदहोल्डिंग टैक्स तो वो है जिसकी वजह से मुझे रिफंड भी मिल जाता है। ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसी को सबसे पहले क्लेम कर लिया तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर उसने इसको जीरो कर दिया तो मेरे बाकी टैक्स क्रेडिट तो फारिग हो गए। ठीक है। तो अब अब यहाँ पर हमने कहा कि भाई ये तो एक अंडरस्टैंडिंग की बात थी ना। अब सुने, अब सेक्शन 4 क्या कहता है, आपका सेक्शन 4 कहता है कि भाई जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसमें से टैक्स क्रेडिट्स माइनस कर दो। अच्छा, तो हमने कहा हम भी यही कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा जो टैक्स क्रेडिट सेक्शन 4 बताता है ना वो कहता है कि भाई 1 2 एंड 3, ये 1 2 एंड 3 कौन से बताता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करो। सुने, वो कहता है टैक्स लायबिलिटी में से क्रेडिट्स माइनस करो, फिर क्रेडिट्स के नाम भी बताता है। वो क्रेडिट्स में क्या बताता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस कर दो नंबर 1। फिर कहता है ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट माइनस कर दो नंबर 2। फिर कहता है एडवांस टैक्स और एडजस्टेबल विदहोल्डिंग टैक्स माइनस कर दो नंबर 3। इस सीक्वेंस के अंदर आप इसे जो है वो माइनस करो, यानी पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करो, फिर जो लाइबिलिटी बच गई उसमें से ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट क्लेम करो, फिर जो लाइबिलिटी बच गई उसमें से एडवांस टैक्स और एडजस्टेबल विदहोल्डिंग टैक्स क्लेम करो। ये कहता है वो। ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि भाई यहाँ तो हमने सबसे पहले जो है वो रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी क्लेम कर लिया, ये तो सेक्शन 4 कहता ही नहीं है, तो हम क्यों कर रहे हैं फिर ये। ठीक है, सुने, अब यहाँ पे एक तो एक आध जो हमारे मतलब पुराने स्टूडेंट्स हैं उसने शायद बता दिया यहाँ पे कि देखें एक बात याद रखें, इसकी 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 हेडिंग क्या है, रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। अगर मैं इसको टू सेंस में समझूं तो इसका मतलब क्या है कि मेरी लायबिलिटी उस वक्त तक सही वाली लायबिलिटी नहीं आ सकती जब तक मैं इसके इम्पैक्ट को कंसिडर ना कर लूं। यानी अगर मैं आपसे कहता, आप मुझे कहते हैं मेरी 100 रुपए की लायबिलिटी है और मैं आपसे कहता हूँ क्या आपने रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी का इम्पैक्ट ले लिया, तो आप कहते हैं नहीं, तो अब तक आपकी सही लायबिलिटी तो आई नहीं है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप इसे माइनस करें तो उसके बाद जो लायबिलिटी आएगी वो आपकी असल लायबिलिटी है। ठीक है। ये एक आंसर था। दूसरा आंसर, भाई शेड्यूल जो है वो हमेशा ओवरराइड करता है आपके सेक्शंस के ऊपर। क्या मतलब कि भाई शेड्यूल आपके सेक्शन में लिखा है कि टैक्स चार्ज होगा, शेड्यूल में लिखा है नहीं भाई एग्जाम्प्ट होगा इस केस के अंदर, तो आप क्या करते हैं, आप उसको एग्जाम्प्ट ले लेते हैं। ठीक है। तो क्यों लेते हैं, भाई सेक्शन तो कह रहा था लगाना है। उसने कहा नहीं इसीलिए लेता हूँ क्योंकि शेड्यूल की इम्पैक्ट ये है, शेड्यूल ओवरराइड करता है मेरे ऑर्डिनेंस के ऊपर। ठीक है। तो जो बात शेड्यूल में लिखी है वो सबसे पहले कंसिडर की जाती है। ठीक है। मेरे साथ हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल्दो सेक्शन 4 में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन हम फिर भी सबसे पहले ये क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि इसके दो आंसर्स हैं। नंबर 1, कि शेड्यूल हमेशा पहले कंसिडर किया जाता है बाद में सेक्शन कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि भाई रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी लिखा है, ये टैक्स लायबिलिटी लिखा है, तो भाई असल टैक्स लायबिलिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आप इसको इसमें से माइनस ना कर दें। ठीक है। क्यों, क्योंकि सेक्शन 4 क्या कह रहा था, वो तो कह रहा था टैक्स लायबिलिटी में से करो। तो भाई टैक्स लायबिलिटी असल तो आई नहीं ना जब तक आपने इसको सेकंड शेड्यूल के टैक्स रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी के इम्पैक्ट को नहीं कंसिडर कर लिया। सब मेरे साथ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स लायबिलिटी में से सबसे पहले आपने क्या माइनस करना है, रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी को माइनस करना है। जो डिफरेंशियल अमाउंट बची उसमें से फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस कर दें, फिर जो डिफरेंशियल अमाउंट बची उसमें से ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट माइनस कर दें, फिर जो डिफरेंशियल अमाउंट बची इसमें से एडवांस टैक्स और एडजस्टेबल विदहोल्डिंग टैक्स आप जो है वो माइनस कर सकते हैं। मेरे साथ है यहाँ तक।
अच्छा, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है वो क्योंकि देखें क्लासेस अब जो थोड़ा सा हमारा सिस्टम है वो ऑनलाइन है। ठीक है, और ज़ाहिर है दूसरे जो है सिटीज से भी, इवन प्रोविंस से भी दूसरे जो है वो पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट बुक्स देख रहे होते हैं, डिफरेंट हो सकता है उन्होंने किसी पुराने टीचर से जब पढ़ा हो, तो एक डिफरेंट जो है वो हर दफ़ा कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही होती है ना। आप समझेंगे, सुनेंगे, मैंने आपको ये बात क्यों बताई। मैंने आपको ये क्यों बताया कि भाई रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, इसका मैंने आपको रीजन भी बताया। तो अगर आप कहीं देखें कि रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी सबसे लास्ट में लिया है, तो आपको ये काउंटर आर्ग्यूमेंट देना, आप दे सकें कि भाई हम क्यों सबसे पहले ले रहे हैं। इसका रीजन क्या है? हमने कहा भाई इसका रीजन ये है कि रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी लिखा हुआ है, असल टैक्स लायबिलिटी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इसका इम्पैक्ट नहीं लेंगे। नंबर टू, शेड्यूल ओवरराइड करता है ऑर्डिनेंस के ऊपर। नंबर थ्री, अगर फिर भी ना माने तो फिर उसके बाद आप क्या आंसर दे सकते हैं? आप कह सकते हैं कि भाई एफबीआर का मैनुअल है जो एफबीआर की वेबसाइट पे रखा हुआ है। ठीक है, एफबीआर से अच्छा टैक्स तो आप नहीं समझते ना। एफबीआर ने अपनी मैनुअल में जो है वो सबसे पहले इसी को कंसिडर किया हुआ है, रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी को कंसिडर किया हुआ है। तो इस वजह से हम जो है वो रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी को सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं। मेरे साथ हैं यहाँ तक? अच्छा जी, सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो उनके लिए मेरी एक एडवाइस है। ठीक है, आपके साथ हम जिस एक्सटेंड तक इंशाल्लाह पॉसिबल होगा हम अलग से भी आपसे बात करेंगे। लेकिन यह है कि सबसे पहले आप ये काम करें कि क्योंकि आप रिफ्रेशर वाले हैं, ठीक है, आपने एक दफ़ा पूरा टैक्स पढ़ा हुआ है, ना सिर्फ पढ़ा हुआ है बल्कि पेपर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो क्लासेस ऑलरेडी हो गई, ठीक है, उनको आप जो है वो एक दफ़ा पोर्टल से ज़रूर सुनें। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ अलग से भी कुछ डिस्कशन करें। ठीक है, लेकिन यह है कि पोर्टल का ये अगर हमारे टाइम पे अगर फैसिलिटी अवेलेबल होती, ठीक है, तो मतलब मैं यही सोचता हूँ यार, आप कितने लकी हैं कि आप जितनी दफ़ा चाहें लेक्चर सुन सकते हैं, जिस स्पीड में चाहें। ठीक है, मतलब हम अगर मतलब मुझे तो बच्चे कहते हैं वैसे ही सर आप टू की स्पीड से बोल रहे हो, तो आपकी इस लेक्चर को तो टू नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि वैसे ही जो 0.5 की स्पीड से अगर कोई बोल रहा है तो आप उसको जो है वो टू की स्पीड से करके सुन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फैसिलिटीज जो है वो आपके पास अवेलेबल है, और इस तरह से हम और भी चीज़ें जो है वो ला रहे हैं कि जैसे जो है वो समरीज आपको दी जा रही हैं, डिफरेंट चीज़ें दी जा रही हैं। चले भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, टू पे सुनते हैं आप मेरे लेक्चर, चले अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ जो है मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम जो है वो, अब मैं ये देख लेता हूँ, अपना अपना कैलेंडर भी मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी अपनी की कमिटमेंट्स हैं। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था कि मैं जो है वो आपके साथ करूँ कि हम फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर, ठीक है,
अ, एक सेशन रख लें, ठीक है, इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो भी क्वेरीज है ना उसको हम सिर्फ रखें ही उस चीज के लिए कि अगर किसी की कोई क्वेरीज है, मतलब वैसे तो क्वेरीज एड्रेस हो रही होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है प्रैक्टिस के अंदर कोई किसी चीज के अंदर, तो हम जो है वो उसको छोटा सा सेशन रखेंगे, मतलब ये नहीं कोई मतलब कोई 5 मतलब 2-4 घंटे का, 1 घंटे का हम कोई सेशन रखें, ठीक है, हर 15 दिन के अंदर एक दफा, ताकि ये है कि आपको अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी हो रही है, तो वो हम फिर जो है वो उसको किसी भी टॉपिक में जो भी टॉपिक हमने पढ़ लिए उस वक्त तक, तो जहाँ पे भी कोई डिफिकल्टी हो रही है तो वहाँ पे हम उसको एड्रेस कर सकें। इसके अलावा भी अगर कोई प्रैक्टिकली अगर कोई उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम कोर्स भी अगर कोई डिस्कशन करना है, कोर्स पे हम फोकस करेंगे, मतलब मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं उसमें, ठीक है, सिर्फ रखेंगे इसलिए कि अगर आपकी मतलब वो है ना वो पहले एक प्रोग्राम आता है बोले क्या बात है, ठीक है, पता नहीं आता नहीं आता है, तो बस बोले क्या बात है, बस वो इस तरह का एक प्रोग्राम होगा कि आपको क्या मसला है आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं उसमें। तो क्या ख्याल है, रखना चाहिए इस तरह की कोई चीज? अच्छा, इसके अलावा भी देखिए मैं मतलब आप में से कुछ स्टूडेंट्स को मेरा मतलब एड्रेस पता है ऑफिस का, लेकिन अगर आप वैसे भी मिलना चाहें कि किसी भी टाइम उसके लिए, तो मैं अपने मैनेजर का नंबर आपको दे दूंगा, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके कभी भी जो है वो टाइम लेके किसी भी वीक डे के अंदर टाइम लेके अगर आप प्रैक्टिकली अगर मिलना चाहें पूछना चाहें बैठ के वहाँ पे डिस्कशन करना चाहें, तब भी जो है वो मैं कह देता हूँ, ठीक है, अगर आप किस कोई भी मैं कोई यहाँ पे नहीं ग्रुप पे नहीं करूंगा शेयर, अगर कोई पर्सनली मिलना चाहता है तो वो मेरे पास अलग से मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर दे, तो मैं फिर जो है वो मतलब क्वेरीज के लिए ऐसे नहीं मतलब गपशप करने के लिए नहीं, वो फिर एग्जाम के बाद बैठेंगे आराम से, ठीक है, लेकिन ये है कि क्वेरीज के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए तो फिर आप जो है वो प्रैक्टिकली मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि एआरडीटी तो जाहिर है कि अभी क्लासेस वहाँ पे नहीं हो रही, कम बच्चे जाते होंगे उस लाइब्रेरी वगैरह के लिए, तो अगर आप वैसे भी मिलना चाहें तो आपको आप मिलने आ सकते हैं। जी, आगे बढ़े हम। अच्छा भाई, शर्जील साहब का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो शर्जील, हमने जो मेजर आपकी जो चीजें थी ना वो कवर कर ली है, अब टैक्स क्रेडिट्स के बाद रिटर्न असेसमेंट अपील है और फिर आपका यहाँ पे फिर इंशाल्लाह जो है वो इनकम टैक्स एंड हो जाएगा, अब हम एंडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैं बड़ा जो है वो क्योंकि देखें ये बेसिक्स है ना जिस पे हम बात करें, और हो सकता है कि मैं शायद अभी अगले मतलब 1-2 मिनट के अंदर क्लास भी एंड कर दूं, क्योंकि इसके बाद हमने करनी है एक एक टैक्स क्रेडिट के ऊपर डिस्कशन, ठीक है, तो वो शायद हम पूरी कर ना सकें आज की क्लास के अंदर, ठीक है, सुने अभी सुन लें, ठीक है, तो अब आपका रिटर्न असेसमेंट अपील जो है वो बाकी है, ठीक है, इंशाल्लाह वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, उसमें इतना अब जो हमने एक स्ट्रैटेजी की थी आपके चैप्टर 1 2 3 वो आपके हो गए मोस्ट लाइकली, मेरी जो समीर से बात हुई थी वो काफी हो गए सारे, ठीक है, तो चले वो उसके लिए भी फिर मैं उनको बोल देता हूँ कि आप जो है वो अपनी एक मतलब अलग से उनको मैं बोलता हूँ क्लास लगा लें, अब मैं अपनी क्लास जो है वो इसी तरह से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, ताकि ये है कि अलग से फिर आपकी क्लास होके वो भी एंड हो जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि आपके चैप्टर 1 और 3 हो गए, इसमें से यार 10-15 मार्क्स इजीली आ जाते हैं, ठीक है, मतलब 1 2 3 में से तीनों मिला के 10-15 मार्क्स इजीली आ जाते हैं, तो टू भी अगर हो जाता है तो आपके 15 मार्क्स सिक्योर हो गए ना, 10 मार्क्स सिक्योर हो गए, और स्ट्रेट पूछता है उसमें कोई साइंस नहीं है, आप पास पेपर उठा के देखेंगे बुक के अंदर तो स्ट्रेट पूछा है उसमें, कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ आपको अपना माइंड अप्लाई करना है, माइंड अप्लाई करने में भी आप मतलब मुश्किल होती है ना, माइंड वैसे ही नहीं चल रहा होता अपना हमारा तो। चले एनीवेज, यहाँ तक अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो बताएं, वरना फिर हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, अब हमने जो है वो स्पेसिफिक टैक्स क्रेडिट को जो है वो डिस्कस करना है। सर क्या हमेशा फॉरेन टैक्स क्रेडिट और ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट की अमाउंट आएंगी? नहीं, जरूरी नहीं है, अच्छा सवाल है नवल,
हमेशा नहीं आएगी। ये कंडीशन होंगी भाई। क्या आपको हमेशा डोनेशन का टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं, मैंने अगर दिया ही नहीं है तो क्यों मिलेगा? हाँ। रेबू रहमान साहब कह रहे हैं कि सर एक बार रिडक्शन को पहले लेस करने के आर्ग्यूमेंट रिपीट कर दो। मैं बिल्कुल कर देता हूँ श्वेत। देखो, पहली बात ये है कि पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि शेड्यूल ओवरराइड करता है ऑर्डिनेंस के ऊपर। यानी जो बात शेड्यूल में लिखी होती है वो ओवरराइड कर जाती है, यानी उसकी बात मानी जाती है। और जो सेक्शन की बात है जो लिखी होती है उसको ओवरराइड कर जाती है ना। मैं ओवरराइड को कैसे उर्दू में समझाऊँ आपको? कि जैसे मैंने एग्जांपल दी ना, कि अगर सेक्शन में लिखा है कि भाई कंपनी के ऊपर टैक्स चार्ज होगा, लेकिन अगर शेड्यूल में लिखा है कि भाई इस कंपनी के ऊपर नहीं होगा, तो आप नहीं कर रहे होते। पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी जो है वो का मतलब क्या है? टैक्स लाइबिलिटी असल उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी के इम्पैक्ट को आपने कंसिडर ना किया हो। ठीक है? तो ये रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी है आपके पास। और नंबर थ्री, हमने कहा एफबीआर का अपना मैनुअल जो है वो बताता है कि टैक्स क्रेडिट के सीक्वेंस में होगा क्लेम। तो वहां पे भी वो यही बात करता है, वहां पे भी कहता है कि भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो है वो इसको रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी को क्लेम कर रहे होंगे। अब क्लियर है? सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? चले, तो हम जो है वो फिर यहाँ पे क्लास को ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब स्पेसिफिक टैक्स क्रेडिट को और उसकी इलस्ट्रेशंस को फिर हम साथ साथ डिस्कस जो है वो कर रहे होंगे। अगर फिर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैंने आपसे कहा, देखिए व्हाट्सएप मेरे पास बहुत सारे आते हैं, तो इसमें समटाइम्स क्या मतलब हो ही जाता है ऐसा कि इग्नोर भी हो जाता है ना। तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक साथ अपने क्वेश्चन लिस्ट डाउन कर लें और आप किसी दिन टाइम लेके जो है वो मिलने आ जाएं, बैठ जाएं, ताकि हम जो है वो फिर आपके साथ डिस्कस कर लें। डिपेंड करता है नवल। देखो सर, एडवांस टैक्स और एडजस्टेबल विदहोल्डिंग टैक्स की अमाउंट हमेशा आएगी। नहीं, अगर आपका मोबाइल अगर आपने कार्ड लोड ही नहीं कराया तो कैसे आएगी, फॉर एग्जांपल। ठीक है? अगर आपने टिकट्स ली नहीं है एयर टिकट्स, तो कैसे आएंगी? वो डिपेंड करता है, वो होंगी हमेशा, मतलब ज्यादातर टाइम होती है। अच्छा, आने के लिए एड्रेस कैसे पता चलेगा? आप मुझे मतलब जब पर्सनल मैसेज करेंगे तो मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा अपने मैनेजर से, तो वो फिर आपको बता देंगे कि कब आप आ सकते हैं। ठीक है, एनीवेज चलें, यहाँ पे हम जो है वो क्लास को ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल अवेलेबल होंगे यार, तब बिल्कुल अवेलेबल होंगे भाई। नहीं मिल रहे तो मुझे बताएं, मैं आपको अवेलेबल करवाता हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।